जय हिंद। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम द हिंदू के महत्वपूर्ण खबरों को कवर करने का प्रयास करते हैं और जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा खबरों को कवर करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहला तो देख लीजिए इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है, देखिए सिंपल में ऐसा समझ लीजिए, जो भी बिजनेसमैन होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जब चुनाव होता है तो जो बड़ी बड़ी पार्टियां होती हैं उनको क्या करते हैं, चंदा देते हैं। क्या करते हैं, उनको चंदा देते हैं, उनको फंडिंग करते हैं, तो गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया है कि जो चंदा दिया जा रहा है, जो भी फंडिंग किया जा रहा है, इसके लिए क्या किया जाए, एक इसका निश्चित एक तरीका लाया जाए जिसके तहत जो भी चंदा दिया जा रहा है वो गवर्नमेंट की नजर में हो कि इतना पैसा इस बिजनेसमैन ने क्या किया है, फंडिंग किया है इस पार्टी को। नहीं तो मान लीजिए अंधेरे में कितना पैसा, बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग पैसा देना स्टार्ट कर देंगे तो इससे क्या हो जाएगा, भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा। वैसे इससे भी भ्रष्टाचार बढ़ता है। तो क्या होता है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड क्या होता है, यह एक पेपर होता है। ठीक है ना, यह एक पेपर होता है। गवर्नमेंट की निगरानी में जो भी चंदा दिया जाए इसके लिए ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड लाया गया। क्या होता है, एक पेपर लिया जाता है, बैंक से खरीदा जाता है। देखिए एक पेपर होता है, जैसे देखिए किसी पार्टी को कोई बिजनेसमैन, कोई व्यापारी चंदा देना चाहता है, फंडिंग करना चाहता है, चुनाव का टाइम है, तो क्या करेगा वो, बैंक में मान लीजिए अगर 1,000 रुपए जमा, 1,000 पार्टी में चंदा देना चाहता है, या 10,000 या 1,00,000, तो बैंक में मान लीजिए 1,000 का चंदा देना चाहता है तो बैंक में 1,000 रुपया जमा करेगा। ठीक है, उसके बाद बैंक उसको एक बॉन्ड देगी, एक पर्ची देगी। ठीक है ना, एक रसीद देगी। वह रसीद क्या करेगा, बैंक के माध्यम से उस पार्टी के खाते में ले आके रसीद जमा कर देगा। तो जितने का रसीद रहेगा उतना पैसा उस पार्टी के खाते में चला जाएगा। यही इलेक्टोरल बॉन्ड होता है। ठीक है, यह एक पेपर होता है, बैंक से खरीदा जाता है और पार्टी के खाते में क्या कर दिया जाता है, जमा किया जाता है। और ये कहां से खरीदा जाता है, इसको केवल एसबीआई द्वारा जारी किया जाता है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड होता है किसके द्वारा जारी किया जाता है, केवल एसबीआई द्वारा। उसके बाद किस फॉर्म में, जैसे 1,000 रुपए का ये जारी किया जा सकता है, 10,000 रुपए तक का जारी किया जा सकता है, 1,00,000, 10 लाख और 1 करोड़ तक ये जारी किया जा सकता है। इस तरह से ये जारी किया जाता है जो बॉन्ड होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये आप कब कब खरीद सकते हैं, जनवरी में खरीद सकते हैं, अप्रैल में खरीद सकते हैं, जुलाई में खरीद सकते हैं, अक्टूबर में। इन चारों महीने में आप हर साल खरीद सकते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड को। ठीक है, देखिए इसमें कंडीशन क्या होता है, जिस किसी पार्टी को आप ये चंदा देना चाहते हैं उस पार्टी के लिए कंडीशन क्या होता है। पहली बात तो पार्टी रजिस्टर्ड होना चाहिए। कोई भी, चाहे भाजपा हो, सपा हो, ये सब तो मान लीजिए सब रजिस्टर्ड पार्टियां हैं। पार्टी क्या होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। पिछला जो दूसरा कंडीशन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि किसी पार्टी को अगर फंडिंग करना इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत आपको, तो उसके लिए कंडीशंस क्या हो सकते हैं। तो पहला तो रजिस्टर्ड होनी चाहिए पार्टी। दूसरा, वह 1%, पिछला जो चुनाव हुआ है उसमें, चाहे लोकसभा का चुनाव चाहे विधानसभा का चुनाव जो हुआ है, उसमें 1% वोट, कम से कम 1% वोट वो पार्टी पाई हो। ठीक है, ये 2 कंडीशंस होने चाहिए। ठीक है, ये बिजनेसमैन द्वारा क्या किया जाता है, पार्टियों को। देखिए इससे भ्रष्टाचार क्या होता है, इससे क्रोनी पूंजीवाद का जन्म होता है। क्रोनी पूंजीवाद, आप लोग कहते हैं, बहुत ज्यादा मुद्दा उठता है कि मोदी जी अडानी का फेवर लेते हैं, अडानी के। इससे क्या होता है, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड होता है इससे भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ता है। भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ता है। आम लोगों की तरफ ध्यान न दे करके, मान लीजिए कोई पार्टी है, मोदी जी को चुनाव लड़ने के लिए अगर अडानी ने पैसा दिया है तो जायज सी बात है कि मोदी जी अडानी के फेवर में जो पॉलिसीज है, सरकारी जो नीतियां होती हैं, अडानी के फेवर में बनाएंगे। जायज सी बात है, क्योंकि उनसे पैसा लिए हैं। ठीक है, इससे भ्रष्टाचार बढ़ता है, क्रोनी पूंजीवाद का बढ़ता है इससे। ठीक है ना। दूसरी बात, हम ये भी कहते हैं कि मोदी अडानी का, अंबानी का, टाटा का ये साथ दे रहे हैं। बिना अडानी, अंबानी, टाटा का साथ दिए कोई भी गवर्नमेंट चल ही नहीं सकती है। आपको पता है देश के असली राजा वही हैं। मतलब व्यवहारिक लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो देश के असली राजा वही है। चला कौन रहा है देश को, वही चला रहा है। सबसे ज्यादा टैक्स कौन दे रहा है, वही दे रहे हैं। जो हम फ्री का, वो जैसे मान लीजिए हर जगह दाल चावल जो भी बट रहा है, गेहूं बट रहा है, ये सारा कहां से आ रहा है, वही दे रहे हैं। उन्हीं के जो टैक्स होता है, उन्हीं के द्वारा जो दिया गया टैक्स होता है, उसी पैसे का तो गवर्नमेंट मान लीजिए आप ही से
26 रुपया 28 रुपया किलो गेहूं खरीद करके 2 रुपया 1.5 रुपया किलो आप ही को दे रही है, तो वहीं से पैसा आ रहा है। अगर नहीं उनके फेवर में कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कोई भी हो, अगर नहीं उसके हिसाब से चलेगी, जैसे अडानी के हिसाब से नहीं चलेगी, अंबानी के हिसाब से नहीं चलेगी, तो क्या करेगा? टोटल 545 टोटल जो है सांसद है, 545 में से 273 ही सांसद को खरीदना है। 273 सांसद खरीद लेगा, पूर्ण बहुमत की सरकार हो जाएगी। 273 छोड़िए, 300 सांसद खरीद लेता है, 300 सांसद खरीद लेता है। 5,000 इन्हीं लोग, 5,000 करोड़ इन्हीं को देगा, 10,000 करोड़ रुपया दे देगा। भारत के नेता जानते हैं धोती वाले हैं, पैसा देखेंगे 10,000 करोड़ रुपया। मान लीजिए अगर इन लोग को 100 करोड़ ही दे दे, तभी मान लीजिए 300 करोड़ 30,000 करोड़ रुपया हो जाएगा। 30,000 करोड़, 5,000 करोड़ का अपनी बीवी को जो गिफ्ट दे सकता है, क्या देश चलाने के लिए 30,000 करोड़ रुपया नहीं दे सकता है? 30,000 करोड़ दे करके 300 लोगों को खरीद लेगा, अपने किसी आदमी को प्रधानमंत्री बना देगा। क्या कर लेगा? कोई किसी की मजाल नहीं है जो चू तक कर दे। ठीक है, इसलिए इनके अनुसार इनके फेवर में चलना ही पड़ेगा, चाहे गवर्नमेंट किसी की भी हो। नेता जान ही रहे कितने ईमानदार हैं, सब जितने भी सांसद हैं, लगभग 85% सांसद ऐसे हैं करोड़पति हैं। लगभग 70% ऐसे सांसद हैं जो भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, जिनके ऊपर आपराधिक वो चल रहा है, केसेस चल रहे हैं। ठीक है, तो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो मिला जुला के कहने का मतलब ये है, कोई भी सरकार होगी, अडानी अंबानी टाटा के फेवर में उनको काम करना ही पड़ेगा, उनकी मजबूरी है। ठीक है, तो इससे क्या होगा? इसका इफेक्ट भ्रष्टाचार बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी, असमानता है। जितना भी काम होगा, सारा का सारा काम इन्हीं लोगों के फेवर में होगा। ये हो गया इलेक्टोरल बॉन्ड। उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक दूसरा चीज आया है, देखिए रफा क्रॉसिंग। रफा क्रॉसिंग का एक मैटर आया है, सिंपल में ये समझ लीजिए। देखिए रफा क्रॉसिंग क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये जो है इजराइल है, जैसे ये एक्चुअली मैप नहीं बना रहा है, नॉर्मली चीज समझा रहे हैं आपको। यहां क्या है? ये गाजा है, ये गाजा है और ये इजिप्ट है। ठीक है ना? तो जब इजराइल गाजा वालों को, जो वहां के टेररिस्ट हैं, उनको पीट रहा है हमास को, तो यहां पे जो आम लोगों को जो प्रॉब्लम्स हो रही है, इसके लिए भारत सरकार ने जो ट्रक वगैरह से जो भी खाद्य सामग्री वगैरह भेजा है, तो इजराइल हमास और इजिप्ट से लगे हुए सीमा पर एक क्रॉसिंग है, जहां से इजिप्ट से सीधे आप इजराइल में जा सकते हैं या गाजा में जा सकते हैं। उस सीमा का नाम है रफा सीमा, जिसको रफा क्रॉसिंग भी कहते हैं। तो इसको क्या कर दिया गया है? खोल दिया गया है, और इसके माध्यम से जो गाजा के लोग हैं उनको राशन सामग्री वगैरह पहुंचाया जा रहा है। और गाजा के जो पीड़ित लोग हैं, जो जैसे बूढ़े हो गए, बीमार लोग हो गए, उनको इस रास्ते के माध्यम से इजिप्ट में लाया जा रहा है। ठीक है, बस यही है, बाकी और कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो रफा क्रॉसिंग है ये कहां है? तो ये इजराइल, गाजा और इजिप्ट के सीमा से मिलता है। ठीक है ना? ये गाजा के दक्षिणी सीमा में है, दक्षिणी क्षेत्र में है। ठीक है ना? ये गाजा के दक्षिणी क्षेत्र में है। ठीक है ना? ये चीज है। दूसरा चीज एक समझ लीजिए क्या है। दूसरा एक न्यूज में आया हुआ है, केमन आइलैंड। केमन आइलैंड ये भी न्यूज में आया हुआ है। देखिए केमन आइलैंड जो है एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट से बाहर हो गया है। एफएटीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है। एफएटीएफ का जो फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है। पहले ये जान लीजिए इसकी संरचना क्या है। जो केमन आइलैंड है ये ग्रे लिस्ट से बाहर हो गया है। एफएटीएफ की जो स्थापना हुई थी 1989 ईस्वी में हुई थी। 1989 में कहां पे हुई थी? पेरिस में हुई थी। इसका जो ऑफिस है कहां पे है? पेरिस में है। देखिए एफएटीएफ का जो काम होता है ये क्या होता है? पहला बात तो ये समझ लीजिए मनी लॉन्ड्रिंग को रोकता है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? जैसे काला धन, मान लीजिए मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? मनी, पहले दो चीजों को ये रोकता है। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकता है, जो टेररिस्ट संगठन होता है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसको जो वित्तीय पैसा दिया जाता है उसको रोकता है। ये दो चीजें करता है। पहला मनी लॉन्ड्रिंग को रोकता है, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होता है, आतंकवादी जो संगठन होते हैं सब,
इनको वित्तीय पोषण जो होता है, जो इनको पैसा दिया जाता है, उस चीज को ये क्या करता है, रोकने का काम करता है। इसमें सिंपल चीज ये समझ लीजिए, जो मनी लॉन्ड्रिंग होता है, जैसे मान लीजिए आप आईएएस अधिकारी बने या हम आईएएस अधिकारी बने, ठीक है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारी सैलरी मान लीजिए 1 लाख है, 1,20,000 से ज्यादा 1,20,000 है, ठीक है, हम कमाते हैं मंथली 1 लाख, हमारे पास आ रहा है मंथली का 10 करोड़, हमारे पास आ रहा है मंथली का क्या 10 करोड़। और हम क्या करेंगे उसके लिए अपनी बीवी के नाम से क्या करेंगे, एक बढ़िया सा बड़ा सा स्कूल खोलेंगे। स्कूल में मान लीजिए पढ़ते हैं 500 बच्चे, दिखाएंगे 10,000 बच्चे। अब 10 करोड़ रुपया जो है, कम से कम 5 करोड़ तो दिखा सकते हैं कि साल में हमारा 5 करोड़ स्कूल से आ जाता है। मान लीजिए वो आपका फ्रेश पैसा हो गया, व्हाइट मनी हो गया, सफेद मनी हो गया, उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। बाकी पैसा आप क्या करेंगे, अब महीने का जब 10 करोड़ आ रहा है तो 120 करोड़ रुपया सालाना हो रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, किसी माध्यम से पैसे को बाहर भेजेंगे, फिर बाहर से कई देशों से घुमाते फिर भारत में लाएंगे, वही व्हाइट मनी हो जाएगा, सफेद धन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करता है, ये रोकता है। दूसरा, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को रोकता है। और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो आतंकवादी संगठन होता है, जो इनको फंडिंग जो होती है उसको रोकता है। आज जो हमास है, इजराइल से युद्ध कर रहा है, इसके पास, हमास एक छोटा सा आतंकवादी संगठन है, इसके पास इतना पैसा कहां से आ रहा है, आपको पता है कहां से आ रहा है? ये सारे के सारे जो देश हथियार बेच रहे हैं वही दे रहे हैं इन लोगों को। इसमें अमेरिका भी हो सकता है, अमेरिका भी दे रहा होगा, ठीक है, कहा नहीं जा सकता है। ईरान दे रहा है, पाकिस्तान तो खुद ही भीख मांग रहा है, तो बेचारा क्या देगा। इजिप्ट दे रहा है, बाकी सारे जो कंट्रीज हैं बहुत ज्यादा, जिनको हथियार वगैरह बेचना है, ये सारे के सारे क्या करते हैं, उनको फंडिंग करते हैं, उनको पैसा देते हैं, ठीक है ना, वित्त पोषण करते हैं उनको। इस चीज को ये क्या कर सकता है, करता है, रोकता है। कौन? एफएटीएफ। अब देखिए ग्रे लिस्ट क्या होता है और ब्लैक लिस्ट क्या होता है। एफएटीएफ के पास 2 लिस्ट होता है, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। जब भी एफएटीएफ का बैठक होता है तो पाकिस्तान का कान खड़ा हो जाता है, पागल हो जाता है पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि वो खुद आतंकवादी संगठन को पैसा देता है, वित्त पोषित करता है उनको, ठीक है ना। तो ग्रे लिस्ट देखिए, जब एफएटीएफ को लगता है, ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को जब ये लगता है कि कोई देश आतंकवादी संगठनों को पैसा दे रहा है, तो उनको एक बार पहले समझाता है कि बेटा समझ जाओ। समझाता है जब, तो उसको उस देश को ग्रे लिस्ट में शामिल कर देता है। ग्रे लिस्ट में शामिल करने का मतलब ये होता है कि उनको समझाता है बेटा अभी सुधर जाओ, अभी टाइम है, इसके बाद हम मौका नहीं देंगे। समझाता अच्छी तरह से। दूसरी बात, अगर वो नहीं मानते हैं तो उनको ब्लैक लिस्ट में शामिल कर देता है। किस लिस्ट में? ब्लैक लिस्ट में। ब्लैक लिस्ट में आप कहेंगे कि शामिल कर देगा तो उससे नुकसान क्या होगा उस देश को? होगा। जब ब्लैक लिस्ट में, मान लीजिए ब्लैक लिस्ट में शामिल होने का मतलब जो आपकी क्रेडिट रेटिंग है वो खराब हो जाएगी, ठीक है, पूरे वैश्विक लेवल पर आपकी छवि खराब हो जाएगी। जब छवि खराब हो जाएगी तो आपके देश में कोई बढ़िया कंपनी नहीं जाएगी स्थापित होने, कोई व्यापार आपसे नहीं करना चाहेगा, कोई आपसे बेस्ट रिश्ता नहीं रखना चाहेगा, कोई भी देश आपसे अच्छा व्यापार नहीं करना चाहेगा, ठीक है, आपके देश में कोई कंपनीज नहीं आएंगी सर। तो ये प्रभाव पड़ता है। जब कोई कंपनीज नहीं आएंगी तो जायज सी बात है कि आपको भीख मांगना पड़ेगा। तो समझ में आया पाकिस्तान क्यों बौखला जाता है? इन चीजों को ये ग्रे लिस्ट से बाहर क्या कर दिया, केमन आइलैंड को कर दिया, ठीक है। तीसरा चीज ये जानते हैं, एक और चीज जीएसटी के बारे में जानते हैं। जीएसटी के बारे में, अक्टूबर जो माह है, जो अक्टूबर माह है, इसमें बताया गया है, अक्टूबर जो माह है वो अक्टूबर जो माह है इसमें जीएसटी जो कलेक्शन हुआ है 1.72 लाख करोड़ हुआ है। मतलब जो जीएसटी कलेक्शन हुआ है 1.72 लाख करोड़ हुआ है, मतलब पिछले वर्ष की तुलना में ये ज्यादा है, ठीक है, और लगभग पिछले वर्ष की तुलना में ये सबसे ज्यादा है। पिछले वर्ष के महीने के तुलना, इस महीने की तुलना में ये क्या है, ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा जीएसटी कलेक्शन हुआ। पहले जीएसटी के बारे में जान लीजिए क्या होता है। जीएसटी के बारे में, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। टैक्स कितने प्रकार का? टैक्स 2 प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स
को हम प्रत्यक्ष कर कहते हैं, जो सीधा ले आता है। टैक्स को समझ लीजिए, ये दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मतलब प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जिसकी वसूली सरकार जिस व्यक्ति से करती है उसका भार उसी पर पड़ता है। ठीक है, मतलब प्रत्यक्ष कर वह कर होता है, प्रत्यक्ष कर की वसूली जिस व्यक्ति से की जाती है उसका भार वो उसी पर पड़ता है। मतलब जैसे इनकम टैक्स, आयकर, मान लीजिए हम आयकर जमा किए, आयकर मतलब जो प्रत्यक्ष कर जमा करता है उस जो प्रत्यक्ष कर का भार होता है उसी पर पड़ता है, जो जमा करता है उसी पर पड़ता है उसका भार, इसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स। जैसे इनकम टैक्स, मान लीजिए हम 2 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, हम मान लीजिए 18% क्या कर दे रहा है, सपोज दैट जीएसटी दे रहा है। मान लीजिए जो हमारा 2 लाख रुपया आया एक महीने का, तो 18% दे रहा है, मतलब 36,000 रुपया हमने क्या कर दिया, ये दे दिया, मतलब प्रत्यक्ष कर दे दिया, अपना इनकम टैक्स हमने दे दिया, प्रत्यक्ष कर हमने अपना इनकम टैक्स दे दिया 36,000। तो हमारा कितना बचा, 1,74,000 रुपया बचा, 1,74,000। तो जो हमने 36,000 दिया, हमने डायरेक्टली हमने दिया, अपने पास से दिया, अपना पैसा दिया, यही डायरेक्ट टैक्स हो गया। ठीक है, जिसका देखिए इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर होता है, इसको देता कोई और है, देता कोई और है, इसको देता कोई और है, इसका भार किसी और पे पड़ता है, भार किसी और पे पड़ता है, और पे पड़ता है, समझिएगा इसको देता कोई और है। जैसे कारपोरेट टैक्स, कारपोरेट टैक्स ये अप्रत्यक्ष कर, जो कारपोरेट टैक्स होता है ये अप्रत्यक्ष कर है। सिंपल में ऐसे समझिए, एक कंपनी है, मान लीजिए कोलगेट बनाई, ठीक है, एक कंपनी है कोलगेट बनाई, ठीक है। अब वो क्या की, मान लीजिए 100 रुपया उसका दाम है, इसका क्या कर दी, 5% वो जीएसटी दे दी, इसका 5% वो जीएसटी दे दी। जीएसटी कौन दिया, कंपनी ने दिया, जीएसटी दिया कौन, कंपनी ने दिया। और 100 रुपया में प्लस 5 रुपया उसने क्या कर दिया, जोड़ लिया। 100 रुपया में क्या कर दिया, 5 रुपया जो टैक्सवा कंपनियां ने दिया था, वो टैक्सवा इसने क्या कर लिया, जोड़ लिया। कोलगेट का दाम कितना हो गया, 105 रुपया। अब कोलगेट खरीद कौन रहा है, आम उपभोक्ता, आम आदमी। तो कोलगेट कितने में खरीद रहा है, 105 में। तो हम कितना देके कोलगेट खरीद रहे हैं, 105 रुपया। इसलिए जो जीएसटी जो टैक्स है, टैक्स का भार किस पे आ रहा है, हम पर आ रहा है। मतलब टैक्स दे कौन रहा है, कंपनी दे रही है, उसका भार किस पे आ रहा है, हम पर आ रहा है। इसका मतलब इसी को इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जीएसटी के बारे में छोटी सी जानकारी समझ लीजिए, क्या होता है। जो जीएसटी होती है, जीएसटी होती है, इनडायरेक्ट टैक्स होती है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। ये सबसे पहले कहां लाया गया था, ये फ्रांस में लाया गया था। सबसे पहले कहां लाया गया था, फ्रांस में। क्वेश्चन आता है कि जीएसटी सबसे पहले किस देश में लाया गया था, विश्व में सबसे पहले जीएसटी फ्रांस में लाया गया था। उसके बाद लगभग 150 देशों में इसको लागू किया गया। इसके बाद लगभग वर्तमान समय में 150 से ज्यादा देश जीएसटी लागू किए हैं। दूसरी बात ये समझ लीजिए, ये सर्वप्रथम 2003 में केलकर ट्रांसपोर्ट की समिति के सिफारिश के आधार पर इसको एक बार लाया गया था। मतलब सर्वप्रथम 2003 में केलकर टास्क फोर्स, केलकर टास्क फोर्स द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी। सर्वप्रथम 2003 में इसको केलकर टास्क फोर्स, विजय केलकर के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था, जिसका नाम था केलकर टास्क फोर्स। उसके द्वारा क्या किया गया था, इसका पक्ष रखा गया था, किसका, जीएसटी का। किस सन में, 2003 में। उसके बाद 115वें संविधान संशोधन द्वारा इसको लाया गया। 115वें संविधान संशोधन द्वारा इसको लाया गया, जिसमें ये पारित नहीं हो पाया,
पारित नहीं हो पाया। 115वें संविधान संशोधन द्वारा इसको लाया गया जिसमें ये पारित नहीं हो पाया। उसके बाद पुनः इसको दोबारा लाया गया 122वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा, संविधान संशोधन द्वारा लाया गया, जिसमें 122वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया, जहां 101वें 122वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा इसे लाया गया, विधेयक द्वारा लाया गया, जो 101वें संविधान संशोधन कानून बना है। 101वां संविधान संशोधन कानून बना, कानून बनाए, ठीक है ना। 122वें द्वारा लाया गया और 101वां संविधान संशोधन ये के तहत ये कानून बना, ठीक है ना। इसके बाद ये लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ, 2017 को लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।